नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर हरियाणा विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई है, जहां पर चंडीगढ़ में बीएसी की बैठक हुई और जिसमें आगामी सत्र को लेकर चर्चा की गई। दूसरी खबर में बात करेंगे फरीदाबाद से है, जहां पर सरकारी कार्यालय में किस तरीके से शराब पार्टी पर डीसी ने एक्शन लिया है। तीसरी खबर नूंह से है, जहां एक युवक के साथ लूट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और चौथी खबर में बात करेंगे जो कि फरीदाबाद से है, डीएपी के लिए किसान किस तरीके से कतारों में लगने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो 4 बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें कि सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से। पहली खबर देखिए आप, 3 दिन तक विधानसभा सत्र लगने वाला है और ऐसे में पक्ष विपक्ष की इसको लेकर बैठक की गई है। चलिए बात पहली बड़ी खबर की करेंगे। चंडीगढ़ में बीएसी की बैठक हुई है, जिसमें आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई है। 13 नवंबर से हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू होगा, जो कि 3 दिन तक चलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस सत्र को 13 नवंबर से शुरू होगा और 18 नवंबर को सदन बुलाया जाएगा। 15, 16 और 17 तारीख को अवकाश रहेगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने को लेकर सीएम सैनी ने कहा, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस को ही इस पर फैसला करना है। तो वहीं रानिया से नेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था, जो कि हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। बता दें कि विधानसभा स्पीकर ने आश्वासन दिया है कि सभी को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये 13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। सर, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, हालांकि हुड्डा कह रहे हैं कि 13 तारीख को ही पता लगेगा। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। तो 3 दिन का ही सेशन रहने वाला है सर? 3 दिन का, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देखेंगे। अभी 3 दिन का। तो कितना सही मानते हैं सर, नेता प्रतिपक्ष के बगैर सेशन जब चलता है तो विपक्ष की आवाज किस प्रकार से उनको उठाई जानी चाहिए थी, वो नहीं उठ पाती, या फिर जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठ पाते? विपक्ष अपना भूमिका नहीं निभाता। देखिए, ऐसा क्योंकि उनका विषय है, मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है। 15, 16 को 17 को छुट्टी रहेगी, फिर 18 तारीख को हमारा बजट का आखिरी दिन होगा। तो ये सारा तय हुआ है और इसमें सबसे बड़ी बात ये तय हुई है कि जितने भी विधायक हैं और खासतौर से जो नए लोग हैं, उनको जरूर से जरूर बोलने का अवसर मिले। उसके साथ साथ कल 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घंटे का सभी विधायकों का ट्रेनिंग हरियाणा निवास में तय की गई स्पीकर साहब के द्वारा। और ये नए लोगों को सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा, क्योंकि नोवा पैड हमारा विधानसभा के सिस्टम में है। सभी लोग उसको शायद अभी ऑपरेट करने की स्थिति में नहीं होते। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेनिंग हम उनको देंगे। 3 दिन पे अग्रीमेंट हुआ है। सरकार ने ये फैसला करा है कि 3 दिन तक इस सेशन को चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष से हम 2 विधायक थे, हम दोनों का यही सुझाव रहा कि जी इसको बढ़ाया जाए, इसको और लंबा किया जाए, ताकि जो नए विधायक बन के आए हैं वो अपनी बात भी रख सके और कहीं ना कहीं उनका डर भी खुले इस हाउस के अंदर। बोलेंगे तभी एक डर खुलता है, बोलने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। सभी साथियों को टाइम मिले, सभी साथियों को मौका मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट थी।
हरियाणा विधानसभा के सत्र को लेकर बीएसी की बैठक हुई है, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल हुए हैं और सीएम सैनी ने कहा कि सत्र की अवधि पर मोहर लगाई गई है, जो कि 3 दिन का सत्र रहने वाला है। 15, 16 और 17 तारीख में अवकाश रहेगा और 13, 14 और 18 तारीख में सत्र चलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं और साथ ही साथ रामराजी शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नीरज गुप्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं जो है रामराजी शर्मा जी आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अब सत्र रखा गया है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां आपकी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है? देखो, सत्र का समय निर्धारित कर दिया गया है। 13, 14 और 18 को सत्र होगा और उससे पहले जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, उसके बाद में उस पर बहस होती है। 13, 14, 18 को सत्र का शुरुआत होगी, राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा होगी और कुछ विधेयकों के बारे में भी चर्चा हो सकती है। और अभी तक बड़ा खेद का विषय है कि कांग्रेस पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष, अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। तो हो सकता है भाई ये सत्र ऐसा भी निकले भाई इसमें बिना कोई नेता प्रतिपक्ष के गुजर जाए। वैसे तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, जताई जा रही है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के भी ये सदन की कार्रवाई हो सकती है। क्या जी? बिना नेता प्रतिपक्ष चुने ही ये जो है विधानसभा सत्र चलने वाला है, ऐसा संभावित है क्या? देखो, कांग्रेस पार्टी का वैसे तो इंटरनल मामला है, वो कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन इनका जैसे इनके यहाँ लठम लठा हो रहा है, इनके यहाँ आपस में लठ बज रहा है। इनके यहाँ कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं चौधरी वो शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं वो कैप्टन अजय यादव जी कांग्रेस है। तो जिस तरह से इनका पार्टी में ये आपस में लठ बज रहा है, तो ऐसी संभावनाएं कम है कि भाई अपना नेता प्रतिपक्ष ये चुने, ये नेता अपने नेता का विधायक दल का नेता चुने, ये तो ऐसी संभावनाएं कम है। और मेरा सभी विधायकगण से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन सभी से विनम्र आग्रह है भाई वो अपने इलाके की समस्याओं के बारे में सदन को, मंत्रीगण वहीं पे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, उनको अवगत कराएं और समस्याओं का समाधान कराएं। ठीक है सर, हमारे साथ जो है इस खबर पर ओपी शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आपके पास लौट रहा हूँ वापस जो है। ओपी जी, क्या कुछ लग रहा है आपको जो है जिस तरीके से जो है बीएसी की बैठक हुई और जो है 3 दिन का सत्र यहाँ पर निर्धारित किया गया है, क्या लग रहा है कि आगामी जो है जिस तरीके विपक्ष अगर इनेलो की बात की जाए वो समय अवधि को बढ़ाने की लगातार मांग कर रहा है, तो क्या 3 दिन जो है काफी दिखाई दे रहे हैं? देखिए गौरव, हरियाणा विधानसभा का जो पहला सत्र शुरू हुआ था उसी का दूसरा चरण जो है ये बुधवार से शुरू हो रहा है और बुधवार, वीरवार और सोमवार, ये 3 दिन जो इसके निर्धारित किए गए। हरियाणा सरकार ने जो 3 दिन का टेंटेटिव प्रोग्राम बनाया था उसी को आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जो है वो मंजूरी थी। हालांकि ठीक है, विपक्ष अपनी मांग करता उसका हक है, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कहीं ना कहीं बहुमत के आधार पर ही जो है वो फैसला होता है और फैसले के तहत 3 दिन का है। हालांकि कई बार जरूरत पड़ती है तो विधानसभा में 1-2 सिटिंग जो है डबल या फिर अगले दिन भी जो है वो कहीं ना कहीं बुलाई जा सकती है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो जो एक रिवायती तौर के ऊपर ये कहीं ना कहीं सत्र जो सरकार का आ रहा है और 1-2 मजबूरियां भी सरकार की, जिसके तहत ये सत्र जो सरकार लाना पड़ा। पहला तो ये था कि ये हरियाणा विधानसभा का पहला सत्र का दूसरा चरण है
और जब भी किसी विधानसभा का पहला चरण होता है तो उसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो बहुत ही संवैधानिक तौर पर जरूरी होता है। तो उसी के तहत जो पहले चरण का जो 1 दिन का सत्र हुआ था उसको जो है निश्चित काल के लिए सत्र न करके तो साइन डे जो है कहीं ना कहीं किया गया था। और दूसरा ये था कि जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने थे और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ अध्यादेश, विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ अध्यादेश जो है जारी किए थे। तो उन अध्यादेशों को पास करवाना सरकार की मजबूरी, अगर वो इस सत्र को पास नहीं करवाती है तो कहीं ना कहीं जब वो खत्म हो जाएंगे तो ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि पब्लिक के बीच में एक नई सरकार का गलत मैसेज जाए। हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने संबंधी एक अध्यादेश जारी किया था, जिसमें 15 अगस्त 2024 तक से पहले 5 साल पूरा करने वाले सभी कर्मचारियों को 18 साल की उम्र होने तक जो है जो सेवा सुरक्षा है वो दी गई। इसके अलावा यूएलबी के कुछ कानूनों में जो परिवर्तन किया गया था उनको लेकर भी जो है अध्यादेश जारी हुए थे। और जो कच्चे कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने की बात थी, इससे करीबन प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारी सीधे तौर पर जुड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार अपनी घोषणा को कानूनी अमला जो है जामा पहनाएगी। तो उसके इंतजार करके उसी के तहत ही कई दोनों जो है विधानसभा जो है वो बुलाई गई। जहां तक विधानसभा की बात है तो सत्र के पहले दिन संभवतः मुख्यमंत्री नायब सैनी के इसमें भाग लेने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी आज से महाराष्ट्र के 3 दिन के दौरे पर, आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो पुणे में है, कल मुंबई में होंगे और परसों जो उनकी जनसभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस थाने में जो वो बुलाई गई है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री मान सकते हैं कि वीरवार को जो सत्र होगा तो उसमें अगले सत्र वीरवार और सोमवार को, अगले सोमवार को जो सत्र होगा उसमें जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो जरूर मौजूद होंगे। जहां तक सत्र की बात करें तो काफी जो है हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि सरकार बनते ही विपक्ष के पास 2 बड़े मुद्दे लेकिन ओपी, अगर मुद्दों की बात की जाए तो इस बार के सत्र में जो है कौन से जो मुद्दे हैं जो कि विपक्ष उनको जो है हमलावर सरकार पर दिखाई दे सकता है? देखिए, इस वक्त हरियाणा में 2 मुद्दे काफी अहम चल रहे हैं। पहले तो ये कि धान और बाजरे की जो है खरीद, जिसको लेकर किसान कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों तक पर जो है धान जो है किसानों ने सुखाया हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें डीएपी खाद की लेकर, क्योंकि किसान अपने खेतों से धान और बाजरा निकालकर बाजार में मंडियों में लेकर पहुंच चुके हैं और अब उनको गेहूं और सरसों की बिजाई के लिए डीएपी, यूरिया या जितनी जो खाद है उनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रदेश में एक जरूर बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त किसानों को मिलने वाली डीएपी या बाकी जितने भी खाद है उसकी कमी या किल्लत जो जरूर चल रही है। किसानों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी किसान जो खाली हाथ लौट रहे हैं। कई जगह पर पुलिस की मौजूदगी में जो खाद बंटवाई गई, तो कह सकते हैं कि विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार के तौर पर ये 2 मुद्दे पहले ही सत्र में जो है वो मिल गए हैं। और अब देखते हैं कि सरकार इसके ऊपर किस तरीके से जो है वो मुकाबला कर पाती है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इन मुद्दों को लेकर कॉलिंग अटेंशन और क्वेश्चन भी लगाए गए हैं और सरकार ने मतलब कितना जो धान या कितना डीएपी या बाकी खाद इसका कितना इम्पोर्ट किया है, कब उसका ऑर्डर किया था, ये कुछ तमाम बातें जिनको लेकर विभिन्न तरह के क्वेश्चन आएंगे और सदन के अंदर जो है वो सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और विपक्ष के सवालों के जवाब का सरकार कितनी तैयारी करती है ये देखने वाली बात। बिल्कुल ओपी जी, हमारे साथ जो है नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, मैं उनसे सवाल लेना चाहूंगा। नीरज जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल सीधा है आपसे जो है, क्योंकि आप देखिए विपक्ष में लगातार भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं आप, और जो है ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का नाम पर अभी मोहर नहीं लगी है, चेहरा सामने नहीं आया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, चूंकि लगातार जो है ये मुद्दा भी बनाया जा रहा है कि क्या इस बार जो विधानसभा सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के देखने को मिलेगा? सर, ऐसा है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा, ऊपर से हाईकमान को प्रस्ताव भेजा हुआ है, आज डिक्लेयर हो जाए, कल हो जाए। और दूसरा नेता प्रस्ताव की बात है, जो सीनियर नेता हमारे बोलेंगे, नेता प्रस्ताव की कोई बात ही नहीं, अगर होना उस सेशन के बाद हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। हम तो जनता के मुद्दे उठाएंगे, हमारे एक नेता प्रतिपक्ष के नेता के बराबर है, जो सीनियर नेता है, सभी नेता बोलेंगे, मुद्दों को उठाएंगे। आप देखिए इस सरकार की 1.5 महीने की उपलब्धि में क्या है, देखिए किसान खाद के हमारी लाइन में खरीद रहे हैं और महिलाएं लाइन के लिए रात लग रही हैं और एमएसपी से खरीद कम हो रही है, धान उसकी आप देख रहे हैं सरकार ने क्या हल किया। आप देखिए टीवी पे देखिए, अगर ये रामजी लाल जी सुन रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा, टीवी खोल के देख लिए क्या चल रहा है।
किसानों को खाद नहीं मिल रही, लाइन में लग रहे हैं, और धान की फसल नहीं हो रही, धान बाजरे के लोग मारे हो रहे हैं। ये सरकार ने अभी किया है। सरकार की तैयारी करना, ये तो सभी इनके जो मंत्री हैं सभी अपनी गाँव के हाजिरी लगा रहे हैं। कोई राजनीति से मिलने जा रहा है, कोई अपने अमित शाह जी से मिलने जा रहा है, आए दूसरे दिन पिक्चर देखने को मिलती है एक दिन में कि कभी उससे मिलने जा रहा है, कभी ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने आंखों पे जा रहे हैं, क्या आंखों पे हाजिरी लगा रहे हैं। आप देखते जाइए अभी क्या होगा। तो आपकी भी तो गेंद सर हाईकमान के पास में पड़ी हुई है ना? हाँ जी, पड़ी हुई तो मैं मानता हूँ सर, लेकिन ये कोई लंबा मैटर नहीं है। देखिए, अगर हमें मुद्दों की आवाज उठानी है, वक्त में कहा होता है आवाज उठाना, कोई हमारा सीनियर नेता बोलेगा। लेकिन अगर सर 5-4 चुनावों पर नजर डालें पिछले में, तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी लेट लतीफी जो है देखने को मिल रही है। चाहे 2005 से मैं बात करूं, चाहे 2014 की बात करूं, 2019 की मैं बात करूं, जितने भी चुनाव हमने देखे हैं वहाँ विद इन वीक में जो है आपकी तरफ से चुन लिया गया। इस बार कहीं ना कहीं देरी, कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। हमें देखिए, हमारी जीत के आसार थे, लेकिन हमें जनता ने बख्श में बैठाया है, तो जनता का जो हुक्म है सर आंखें मारते थे, इसलिए हमारे हाईकमान सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। चलिए, इसको सेल बनाया जाए, सिर्फ इतनी सी बात है, पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन हम जनता के मुद्दे उठाएंगे। चाहे हमारे को सीनियर नेता बोले, सभी नेता बराबर है, हमें तो जनता की आवाज उठाने से मतलब है। CLP लीडर का चुनाव तो बाद में हो जाए, अगले सेशन तो हो जाए, उसमें दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। OP शर्मा आपका भी, और जो है नीरज गुप्ता जी आपका भी, रामराजी शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद के DC विक्रम सिंह यादव ने सरकारी कार्यालय में शराब पीने के मामले में संज्ञान लिया है और फरीदाबाद सेंट्रल पुलिस को आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के लघु सचिवालय में शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनु पांचाल जुड़े हुए हैं। मनु, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से जो है, कौन सा वीडियो किस तरीके से जो सामने आया है? मनु, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज मनु के पास नहीं पहुंच पा रही है। लघु सचिवालय में शराब पार्टी का ये जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें कि लगातार जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। साथ ही DC विक्रम ने इस पर संज्ञान लिया है। बता दें कि फरीदाबाद के लघु सचिवालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शराब पीने का जो वीडियो है वो वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि कार्रवाई के लिए भी पत्र लिखा गया है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ यहां संज्ञान लिया गया है और लघु सचिवालय का ये जो मामला बताया जा रहा है, ये पत्र लिखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से मनु पांचाल के पास चलते हैं। मनु पांचाल, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है लघु सचिवालय में शराब पार्टी? टेक्निकल एरर की वजह से मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मनु। लेकिन लगातार जिस तरीके से जो है खबर आप देख पा रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। मनु, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 गौरव जी। क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर तफ्तीश से जो है इस पर प्रकाश डालें? गौरव, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फरीदाबाद का लघु सचिवालय सबसे बड़ा फरीदाबाद का लघु सचिवालय है, और जहां पर जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से कर्मचारी जो है वो शाम के समय जो है वो दफ्तरों में दारू पीते हैं, और कहीं ना कहीं जिस बिल्डिंग पर ये दारू पी रहे थे उसी बिल्डिंग पर जो है वो फरीदाबाद के विक्रम सिंह यादव यानी कि फरीदाबाद की जो DC है उनका भी दफ्तर है, और उसी जो है गैलरी में उसी बिल्डिंग पर जो है इस तरीके से कर्मचारी जो है वो रात के
समय दारू पीते हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तमाम तरीके की जो शिकायतें हैं वो आती हैं। यहाँ पर काम करने की शिकायतें नहीं आती, तमाम तरीके से जो है दफ्तरों को दारू का मैखाना बना दिया जाता है पूरी तरीके से। और एक गौरव, इसके साथ साथ बात की जाए तो फरीदाबाद में यही मामला नहीं है, बल्कि बल्लभगढ़ के नगर निगम की बात कर ली जाए, चाहे वो 20 नंबर कमरे की बात कर ली जाए, उसमें जो है वो शाम के समय जो है दारू का मैखाना जो है इस दफ्तर को बना दिया जाता है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो फरीदाबाद का सेक्टर 6 में जो है छोटा नगर निगम है दफ्तर, वहां पर भी जो है पूरी तरीके से उस पूरे दफ्तर को जो है वो दारू का मैखाना यहाँ पर बना दिया जाता है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। और पूरे तीनों दफ्तरों में जो है वो खुलेआम शाम के समय दारू पी जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो जनता का जो काम करना होता है लेट तक वो काम ना करके बल्कि दारू का मैखाना यहाँ पर बना दिया जाता है। गौरव, मनु, जो आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो है लघु सचिवालय को मैखाने में तब्दील किया जाता है, शाम होते ही जो शराब के आदी हैं जाम छलकाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर काम की बात की जाए और जनता के जिस तरीके से जो काम पेंडिंग है पहले से, उनको लेकर किस तरीके से और इस पूरे मामले को लेकर जो है संज्ञान में लिया गया, तो क्या कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए गए, क्या कुछ जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है? गौरव, अगर पहले काम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता जो है तमाम दफ्तरों के चक्कर काटती है, चाहे वो वोटर आईडी की बात की जाए, चाहे वो अपनी फैमिली आईडी को लेकर के बात की जाए, तो तमाम दफ्तरों में जो है वो चक्कर काटती है। लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद के वोटर इलेक्शन का जो है का दफ्तर है, यहाँ पर वोटर आईडी बनती है और कहीं ना कहीं तमाम लोग जो है वो अपना वोट बनवाने के लिए तमाम चक्कर यहाँ पर काटते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका समय पर काम नहीं हो पाता। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि शाम के समय होते ही जो है वो दारू का मैखाना यहाँ पर बना। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनु आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। मेवात जिले के फिरोजपुर छिरका थाना क्षेत्र में रनियाला गांव में रास्ता रोककर एक युवक के साथ मारपीट और लूटपाट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित असलम अलवी लाहबास गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़ित की बेटी अलवर के एक अस्पताल में भर्ती है, जो रविवार को सुबह कुछ पैसों को लेकर जो है हॉस्पिटल जा रहा था। जैसे ही वो रनियाला गांव के पास पहुंचा तो वहां पर कुछ दबंगों ने उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये देख ग्रामीण जुटे और ग्रामीणों ने जो है पीड़ित को दबंगों के चंगुल से छुड़वाया, जिसके बाद डायल 112 पर शिकायत की गई और मौके पर पुलिस पहुंची। इस पूरे वाड़ी के मतलब गाँव में उसको बहुत मारा पीटा है और इतना मारा कि उनने तो मार के छोड़ दिया हुआ। जब वो गांव वालों ने पता चली, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते पढ़ते भागे, कुछ औरत आई बेचारी तो इसको बचाया। उनने तो इतना बहरीमी से मारा है कि इसको तो अधमरा कर दिया बिल्कुल, और इसकी छाती में, चूतड़ पे और सिर में इतना जबरदस्त लाठी मारी है कि जो 4 थे 6 थे, कैक थे, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये रोड पे जा रहा, 2 मोटरसाइकिल इनके पीछे है। जी, मैं घर से अलवर जा रहा था, लड़की को मेरी एडमिट थी तो उसे देखने के लिए। तो मैं जैसे घर से जब निकला, जो नरियाला गांव है वहां से जब क्रॉस हुआ तो मेरे पीछे से कुछ दो मोटरसाइकिल लगी थी मेरे पीछे। तो उन लोगों ने उनने मुझे गाड़ी दिया, रोक रोक रोक। मैं घबरा गया तो आगे जाके उन लोगों ने मुझे हीरवाड़ी में आके नहीं मुझे मारा लाठी। उधर डीएपी खाद को लेकर किसानों में मारामारी देखने को मिल रही है। बता दें कि खाद खेतों में बिजाई के लिए काम आती है और ऐसे में डीएपी खाद, जिससे कि किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बल्लभगढ़ अनाज मंडी में बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी केंद्र पर किसान खाद के लिए लाइनों में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने बताया कि डीएपी खाद के लिए सुबह 4 बजे से ही खड़े हैं और खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगरे पर शुक्र को आएगा जी। अच्छा, कितने बजे का आएगा? कब मना कर दिया? हम मना कर दिए। तो कितनी जरूरत होती है खाद की फसल के लिए? भाई देना पड़ेगा अपना 1 एकड़ में 1 कट्टा चाहिए अब बिजाई ना होगी, लेट होगी, नुकसान तो होगा ही फिर। भाई डीएपी के लिए तो परेशानी है किसान के लिए। डीएपी तो है ही नहीं, यूरिया का रेक लगा हुआ है। यूरिया की अभी तो कोई जरूरत नहीं है यूरिया के लिए। यूरिया का तो अभी 1 से 1.5 महीने का टाइम है यूरिया यूज करने के लिए। डीएपी के टाइम पे यूरिया है, यूरिया के टाइम पे डीएपी है।
अब ये लगा लो, अब डीएपी के लिए क्लियर मना कर दिया। सुबह 4 बजे से बंदा बैठा हुआ है, लास्ट टाइम पे बोल दें डीएपी नहीं है, यूरिया। करे तो क्या दिक्कत है, जब खाद भी टाइम से नहीं मिलेगा तो फिर फसल कहाँ से हो जाएगी, ये बताओ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।